डेनमार्क का साम्राज्य रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 12वें स्थान पर आता है। हालांकि इस रैंकिंग के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, इसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है। आधिकारिक रूप से ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि डेनमार्क साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता का आनंद लेता है। समय के साथ यह स्वायत्तता काफी हद तक बढ़ गई है, लेकिन अभी तक यह पूरी स्वतंत्रता में परिवर्तित नहीं हुई है। इस प्रकार डेनमार्क, जो अपने आप में पुर्तगाल से 2 गुना छोटा है, आधिकारिक रूप से ऐसे विदेशी क्षेत्रों का स्वामित्व रखता है जो उदाहरण के लिए ईरान और इराक दोनों के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह छोटा सा डेनमार्क दुनिया के सबसे बड़े द्वीप का मालिक बना। आइए पहले हम 1000 साल पीछे चलते हैं, शक्तिशाली वाइकिंगों के युग में। 10वीं सदी के दूसरे हिस्से में थॉरवल्ड असवॉल्डसन का एक परिवार नॉर्वे में रहता था। वाइकिंग्स की छवि के अनुरूप वे अपने उग्र स्वभाव के लिए मशहूर थे। थॉरवॉल्ड को हत्या के अपराध में नॉर्वे से निर्वासित कर दिया गया था और वह आइसलैंड चला गया, जहां उसका बेटा एरिक द रेड भी हत्या के अपराध में निर्वासित कर दिया गया। चूंकि आइसलैंड पहले ही निर्वासन का सबसे दूरस्थ स्थान था, एरिक ने पश्चिम में नई जमीनें खोजकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इस समय तक आइसलैंड के लोग पहले ही एक निकटवर्ती भूमि के बारे में सुन चुके थे, जैसा कि एक अन्य वाइकिंग गुन्नब्योर्न उल्फसोन ने बताया था, जिनका जहाज एक बार तूफान में रास्ता भटककर बहुत दूर निकल गया था। इस प्रकार एरिक द रेड ने उस द्वीप की खोज की, उसका नाम ग्रीनलैंड रखा और वहां पहली बस्ती बसाई। दिलचस्प बात यह है कि उसने शायद इस जमीन को इतना आकर्षक लेकिन भ्रामक नाम सिर्फ इसलिए दिया था ताकि और अधिक लोग यहां बसने के लिए आए। साहसी लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ो, नई सीमाओं पर हमारे साथ खड़े हो। लगभग 3 शताब्दियों तक ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राज्य था। स्कैंडिनेवियाई उपनिवेश ऐसे सिद्धांतों पर स्थापित किए गए थे जो आमतौर पर उपनिवेशवाद से जोड़े जाने वाले विचारों से भिन्न थे। बाद के औपनिवेशिक साम्राज्यों में महानगर और उसकी उपनिवेशों के बीच एक स्पष्ट विभाजन था। नई विदेशी क्षेत्रों की खोज की गई और उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित अभियानों के माध्यम से अपने अधिकार में लिया गया। अन्वेषकों ने अपनी यात्राओं पर निकलने से पहले ताज का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे उन्हें कुछ विशेष अधिकार और आश्वासन मिल जाते थे। हालांकि वाइकिंग उपनिवेश निजी रूप से स्थापित किए गए थे, आमतौर पर वे लोग जिन्होंने अपने देश की शासक शक्तियों से टकराव किया था। उत्पीड़न या आवश्यकता के कारण स्कैंडिनेवियाई लोगों ने नए क्षेत्रों की तलाश की। कुछ लोग, जैसे एरिक द रेड, बस कहीं बसने के लिए जगह तलाश रहे थे, जबकि अन्य ने अपने जैसे साहसी साथियों का समूह इकट्ठा किया और बलपूर्वक नए क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार ये नए उपनिवेश स्वतंत्र राज्य बन गए और अक्सर अपने पूर्व साथियों के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण रहे। ग्रीनलैंड एक संप्रभु गणराज्य के रूप में 1361 तक बना रहा, जब द्वीप की कठोर जीवन परिस्थितियों के कारण वहां के निवासियों ने नॉर्वे के राजाओं की सुरक्षा स्वीकार कर ली। इसके बावजूद द्वीप ने आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखी। हालांकि केवल 1 सदी से कुछ अधिक समय बाद नॉर्वे, जो उस समय आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था, पहले स्वीडन के साथ एक संघ में शामिल हुआ और फिर इन दोनों राज्यों ने डेनमार्क के साथ मिलकर तथाकथित कालमार संघ की स्थापना की। इस समझौते के तहत नॉर्वे ने आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखी। इससे ग्रीनलैंड एक स्वायत्तता के भीतर स्वायत्तता बन गया, जो अंततः डेनमार्क के राजाओं के अधीन था। हालांकि अगले 100 वर्षों में ग्रीनलैंड की स्वायत्तता का कोई महत्व नहीं रह गया। कठोर जलवायु परिस्थितियां सम, यूरोप के शेष भागों से इसकी दूरियां और नए बसने वालों की कमी के कारण 16वीं सदी की शुरुआत तक द्वीप पर स्थित स्कैंडिनेवियाई उपनिवेश पूरी तरह से निर्जन हो गए। इस अवधि के दौरान स्वीडन में डेनिश शाही सत्ता के खिलाफ विद्रोहों की एक श्रृंखला हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों राज्यों के बीच की संघ समाप्त हो गया। स्वीडन ने कालमार संघ से बाहर निकलकर डेनमार्क और नॉर्वे को डेनिश नॉर्वेजियन संघ के रूप में छोड़ दिया, जिसमें डेनमार्क ने प्रमुख भूमिका बनाए रखी। जब यह स्पष्ट हो गया कि ग्रीनलैंड में अब कोई स्कैंडिनेविया ही नहीं बचा है, तो डेनमार्क ने वहां फिर से उपनिवेश बसाने के कई प्रयास किए और 18वीं सदी तक वहां स्थायी बस्तियां दोबारा स्थापित हो चुकी थीं।
इस प्रकार ग्रीनलैंड और नॉर्वे के बीच जो संबंध शुरू से ही कमजोर था, वह केवल सदियों पुराने एक समझौते पर ही टिका हुआ था। इसके अलावा यह समझौता एक ऐसे राज्य के बीच हुआ था जो पहले से ही डेनमार्क के अधीन था और एक द्वीप की आबादी के साथ जो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। व्यवहार में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने प्रांत की तरह ही माना। यह मामला नेपोलियन युद्धों के दौरान पूरी तरह से सुलझ गया। डेनमार्क ने फ्रांस का साथ दिया, जिससे वह स्वीडन के साथ संघर्ष में उलझ गया, जो विरोधी नेपोलियन गठबंधन का हिस्सा था। अपनी हार के बाद डेनमार्क ने कील की 1814 की संधि के तहत नॉर्वे को स्वीडन को सौंप दिया, जिससे स्वीडन की लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गईं। इससे नॉर्वे में भारी आक्रोश फैल गया, क्योंकि उसके हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई थी। हालांकि श्रेष्ठ स्वीडिश सेनाओं ने नॉर्वे को इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। 19वीं सदी भर नॉर्वे का मुख्य ध्यान स्वीडन से स्वतंत्रता प्राप्त करने पर केंद्रित रहा, जिससे यह तथ्य लगभग अनदेखा रह गया कि जब नॉर्वे को सौंपा गया तब डेनमार्क ने ग्रीनलैंड अपने पास ही रखा। जब नॉर्वे ने आखिरकार 1905 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उसने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के दावे को चुनौती देने का प्रयास किया। नॉर्वे का मुख्य तर्क कील संधि की अन्यायपूर्णता थी, जिसमें उसकी राय की पूरी तरह अनदेखी की गई थी। 1931 में नॉर्वे के कुछ भूवैज्ञानिकों, अन्वेषकों और वकीलों के एक समूह ने ग्रीनलैंड के निर्जन तट के एक हिस्से को एरिक द रेड्स लैंड घोषित कर दिया और उस पर नॉर्वे का दावा किया। नॉर्वेजियन सरकार ने इस पहल का समर्थन किया और नए प्रांत के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति भी की। सौभाग्यवश यह विवाद शांतिपूर्वक सुलझ गया। डेनमार्क ने राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की, जिसने उसके पक्ष में निर्णय दिया। तब से नॉर्वे ने ग्रीनलैंड पर अपने दावे छोड़ दिए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अब भी डेनमार्क के झंडे के अधीन है। हालांकि यह स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका को लगातार खटकती रही है, जिसने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव बार बार दिया है और अब भी ऐसे प्रस्ताव देता रहता है। हालांकि डेनमार्क सरकार अपने इनकार पर अडिग बनी हुई है।